हेलो स्टूडेंट्स। ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगा और ये क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिग्यूअस भी है। पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और वो कंटिन्यूअसली चार्ज हो रहा है, यानी कि इस कंडक्टर में से करंट कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है। सो करंट कंटिन्यूअसली फ्लो होगा तो यहाँ पे जो चार्ज है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा। तो क्वेश्चन में ये मेंशन किया है कि चार्ज इज बीइंग इंक्रीज्ड एट कांस्टेंट रेट। तो पूछा क्या है, देखो। the magnet the magnetic field arising due to displacement current is, so magnetic field arising due to displacement current, डिस्प्लेसमेंट करंट के वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो कैसे होगी ये पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है जीरो बिटवीन द प्लेट्स एंड नॉन जीरो आउटसाइड। सेकंड ऑप्शन है जीरो एट ऑल प्लेट्स। थर्ड ऑप्शन है कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स एंड जीरो आउटसाइड द प्लेट। फोर्थ ऑप्शन है नॉन जीरो एवरीवेयर विथ मैक्सिमम एट इमेजिनरी सिलिंड्रिकल सरफेस कनेक्टिंग पेरिफेरीज ऑफ द प्लेट्स। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे एम्बिग्यूस लगा। एम्बिग्यूस इसलिए लगा क्योंकि आउटसाइड ऑफ द प्लेट उसका मतलब उसने क्लियरली मेंशन नहीं किया, यानी कि आउटसाइड रीजन कौन सा होना चाहिए। तो इसको भी हम आउटसाइड बोल सकते हैं, ये भी आउटसाइड हो गया, ये ऊपर वाला भी आउटसाइड हो गया, ये वाला भी आउटसाइड हो गया। तो पहले मुझे लगता था कि आउटसाइड मतलब ये इस रीजन की बात कर रहा है, प्लेट के लेफ्ट साइड या राइट साइड, इसको आउटसाइड बोल रहा है। लेकिन बाद में सोचने के बाद पता चला कि आउटसाइड मतलब ये वाले दो रीजन नहीं, तो इन दो रीजन की बात हो रही है। यानी कि जो सिलिंड्रिकल सरफेस प्लेट के बाहर का होगा, सिलिंड्रिकल सरफेस, सिलिंड्रिकल रीजन, उसकी बात हो रही है। तो ऐसे चीजें पेपर सेटर को क्लियरली मेंशन करनी चाहिए थी कि आउटसाइड मतलब किस रीजन में। उसके वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, क्योंकि अगर हम ये वाला आउटसाइड रीजन लेते हैं तो आंसर कुछ अलग आएगा, और ऊपर और नीचे वाला अगर आउटसाइड रीजन लेते हैं तो आंसर थोड़ा सा अलग आएगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट मैक्सवेल ने दिया था। तो मैक्सवेल का मानना था कि जैसे जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। तो फैराडेज लॉ क्या बोलता है कि ईएमएफ इक्वल टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। और ये जो फ्लक्स रहता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स रहता है, यानी कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब ईएमएफ जनरेट होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा। तो मैक्सवेल का मानना था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में जब चेंज होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, तो उसी तरीके से जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होगा तब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होनी चाहिए। मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई किया था, और मॉडिफाइड लॉ को हम बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ। तो एम्पियर्स लॉ होता क्या है? एम्पियर्स लॉ होता है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो एम्पियर्स लॉ ये बोलता है कि अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो मैक्सवेल ने इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया। मैक्सवेल का मानना था कि मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से भी चेंज हो सकती है। उसने ये वाला टर्म ऐड किया, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन। अब जाहिर सी बात है कि ये जो सेकंड टर्म है उसका यूनिट भी एम्पियर ही होना चाहिए, क्योंकि हम करंट में ऐड कर रहे हैं। तो इसका यूनिट एम्पियर होना चाहिए, और इसी टर्म को मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट नाम दिया। तो डिस्प्लेसमेंट करंट मतलब इप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाय डी टी। तो इसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो कैसी होगी, ऐसा क्वेश्चन में पूछा है। तो हमें एक्चुअल करंट की मैग्नेटिक फील्ड नहीं नहीं निकालनी है। तो ये जो आई है, आई इज एक्चुअल करंट, तो इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो इसके बारे में बात नहीं हो रही है, बात किसके बारे में हो रही है? इस डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट करंट निकालते हैं अंदर वाले रीजन में, प्लेट के अंदर वाले रीजन में। तो मैंने एक सर्कुलर एरिया लिया है, देखो यहाँ पे प्लेट के अंदर। तो इस एरिया में से जो भी मैग्नेटिक जो भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा वो पहले निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई इक्वल टू रहता है ई डॉट ए। तो ई और ए दोनों वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल है, तो सिंपली हम उसको ई इंटू ए भी लिख सकते हैं।
कैपेसिटर के प्लेट के बीच में ई होता है सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और एरिया है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ये है स्मॉल आर, और प्लेट की रेडियस होगी कैपिटल आर। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर प्लेट के ऊपर का चार्ज है क्यू, तो उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी क्यू डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। तो आर होगा कैपिटल आर, क्योंकि प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें निकालनी है। तो दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्लेट डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द प्लेट, तो कैपिटल आर आना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट एज इट इज इंटू पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। तो पाई हो जाएगा कैंसिल यहाँ पे, तो पाई ई आएगा स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। तो डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी। एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाई डी टी ऑफ फ्लक्स की वैल्यू रखते हैं, तो फ्लक्स का एक्सप्रेशन है आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। अब इस टर्म में अगर हम देखते हैं, तो जब टाइम चेंज होगा तो टाइम के साथ साथ सिर्फ चार्ज चेंज हो रहा है, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है, कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, तो प्लेट के ऊपर का चार्ज चेंज हो रहा है। ये जो स्मॉल आर है इसमें चेंज नहीं है, कैपिटल आर में चेंज नहीं है, इप्सिलॉन नॉट तो वैसे भी कांस्टेंट रहता है, इसमें भी चेंज नहीं है। तो आर स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू इप्सिलॉन नॉट, ये आएगा डेरिवेटिव के बाहर, तो इप्सिलॉन नॉट और इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा कैंसिल। तो डिस्प्लेसमेंट करंट बिकम्स आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू डी क्यू बाय डी टी। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट करंट के एक्सप्रेशन को हम एम्पियर्स लॉ में रखते हैं। तो बाय एम्पियर्स लॉ, cyclic integral of b dot dl is equal to mu naught into I प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट, ये है। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से निकालनी है, तो आई की वैल्यू रखते हैं 0। इसका कंट्रीब्यूशन हमें नहीं चाहिए, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से निकालनी है। ये आएगा म्यू नॉट इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल आर स्क्वायर इंटू डी क्यू बाई डी टी। अब सिमेट्री की वजह से बी इस लाइन पे सब जगह पे सेम होना चाहिए, तो बी आएगा इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, और डीएल का इंटीग्रेशन रहेगा 2 पाई आर। तो यहाँ पे आर का एक टर्म होगा कैंसिल, तो बी का एक्सप्रेशन आएगा बी इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी क्यू बाई डी टी इंटू स्मॉल आर। ये आएगा बी का एक्सप्रेशन। तो इस इक्वेशन को देख के हमें लगता है, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अगर हम प्लेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड रहेगी 0, और जैसे जैसे सर्कल की रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड लिनियरली इंक्रीज करते जाएगी। इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आना चाहिए, कि बी वर्सेस आर ग्राफ हम निकाल रहे हैं। तो ये डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है मान लो कैपिटल आर, यानी कि प्लेट की रेडियस। सो 0 टू कैपिटल आर तक मैग्नेटिक फील्ड लिनियरली इंक्रीज होनी चाहिए। सो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब बात करते हैं प्लेट के आउटसाइड वाले रीजन की। सो आउटसाइड का मतलब इस केस में हमें ये वाला रीजन देखना है, इधर का और इधर का, लेफ्ट और राइट साइड का नहीं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक दूसरा सर्कल लिया है जो कि आउटसाइड ऑफ द प्लेट से जा रहा है। तो इस सर्कल की अगर हम बात करेंगे,
तो इस सर्कल में से जो भी फ्लक्स जा रहा है वो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि प्लेट के जो बाहर वाला एरिया है ये वाला, तो इसमें से तो कोई फ्लक्स नहीं जाएगा। तो जितना प्लेट ने एरिया इनक्लोज किया है, सिलिंड्रिकल एरिया जितना इनक्लोज किया है प्लेट ने उसी एरिया के थ्रू फ्लक्स जा रहा है। तो सबसे पहले फाई निकालते हैं इस केस में। तो फाई आएगा फॉर लूप इन फिगर 3, फाई इक्वल टू ई इंटू ए, ई की वैल्यू फिर से सिग्मा डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट आएगी, और ए आएगा पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर। तो जितना एरिया प्लेट ने इनक्लोज किया है उतना ही लेना चाहिए, बस इतना। उसके बाहर वाला एरिया लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां से फ्लक्स नहीं जा रहा है। तो सिग्मा की वैल्यू आएगी फिर से क्यू डिवाइडेड बाय पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इप्सिलॉन नॉट एज इट इज इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। अब फाइव ई आएगा क्यू डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। अब डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला होता है इप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाइव ई बाई डी टी। इप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाई डी टी ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट। तो इप्सिलॉन नॉट इज कैंसल, डेरिवेटिव के बाहर आएगा और हो जाएगा कैंसिल। तो आई डी इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। सो डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू सिंपली डी क्यू बाई डी टी। सो डी क्यू बाई डी टी होता क्या है? डी क्यू बाई डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट ये होगा एक्चुअल करंट के बराबर। एक्चुअल करंट जितना फ्लो हो रहा है उसी की वजह से चार्ज क्रिएट हो रहा है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज इज एग्जैक्टली इक्वल टू एक्चुअल करंट। तो सेकंड केस में, यानी कि जब हम ये लूप प्लेट के बाहर लेते हैं, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट करंट और एक्चुअल करंट एग्जैक्टली सेम होते हैं। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। अब इस क्वेश्चन में ये रिजल्ट उतना नहीं लगेगा, लेकिन इन जनरल ध्यान में रखो कि जब हम लूप प्लेट के बाहर से लेते हैं तो उस केस में एक्चुअल करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर रहते हैं। So this is equal to I. एक्चुअल करंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। अब इस केस के लिए फिर से हम एम्पियर्स लॉ यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो बाय एम्पियर्स लॉ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई प्लस आई डी। तो आई की वैल्यू फिर से 0। डिस्प्लेसमेंट करंट होगा डी क्यू बाई डी टी। So again, due to symmetry, B is constant over entire circumference. So integral बनेगा B into 2 pi into small r equal to mu naught into dq by dt. तो B का इक्वेशन आएगा mu naught divided by 2 pi into dq by dt. तो dq by dt की वैल्यू आएगी I divided by r. So from this equation we can say that B is inversely proportional to R. तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से आएगा। अगर R इंक्रीज होती है तो B घटना चाहिए, तो ऐसा डिके वाला ग्राफ होना चाहिए। सो फॉर दिस रीजन, यहां से यहां तक B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. I hope you understood my explanation. Thank you for watching video. Please like this video and subscribe to my channel.